सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट कर देंगे, तो उसका आज ये पहली यूनिट का पहला लेक्चर है। ठीक है, और पहली यूनिट मैंने आपको बताई थी जो थी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का रसायन। कौन सी थी? कार्बोहाइड्रेट का रसायन। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है स्टार्ट इसी से करते हैं। इसमें हम कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर या 4 लेक्चर हम लेने वाले हैं, जैसे हमने बोला था, पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। फटाफट से पेन को पी निकाल लेंगे और हेडिंग लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या हो रहा है? हाइड्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, नाम में ही पता चल रहा है। अगर इसे अपन तोड़ दो कार्बोहाइड्रेट को तो 2 वर्ड में टूटेगा, एक तो कार्बन में और एक हाइड्रेट में, एक कार्बन में और एक हाइड्रेट में। तो कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नॉर्मल नॉर्मल सी डेफिनेशन है, लेकिन ये पूरे तरीके से अच्छी नहीं है, लिख लीजिए ऐसे भी। लेकिन कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और जिसका सूत्र है, इसका जो सूत्र है वो होता है CnH2O का होल एन, कि कार्बन का हाइड्रेट, H2O होता है हाइड्रेट भाई साहब, कार्बन का हाइड्रेट। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो कार्बन के हाइड्रेट को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये कुछ हद तक लागू होता है, कुछ में लागू नहीं होता है। सारी चीज पढ़ेंगे ध्यान से। आगे बढ़ते हैं कि सर अच्छे वाली डेफिनेशन क्या होगी कार्बोहाइड्रेट की। अच्छे वाली होगी ये, वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है। एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सर इसका मतलब क्या है? एक वर्ड आया है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब याद रखना हमेशा बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 4 5 के आसपास। ठीक है, पॉली का मतलब ये होता है 3 4 5 के आसपास, 6 7 8 9 10 ज्यादा नंबर। तो पॉली का मतलब होता है कि ज्यादा नंबर। और हाइड्रोक्सी ग्रुप आपने पढ़ा होगा, एल्कोहल समूह होता है OH। क्या होता है सर? OH। तो यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें बहुत सारे OH हो, वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एक एल्डिहाइड, कम से कम एक एल्डिहाइड या कीटोन समूह हो। ठीक है, एल्डिहाइड मतलब CHO समूह और कीटोन मतलब CO समूह। ठीक है ना, तो वे सब क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। सर एग्जांपल बताओ। एग्जांपल सारे के सारे याद रखना, मैं जितने यहां पे लिख रहा हूं। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा एग्जांपल, लेकिन बाद में जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तब आसान पड़ेगा आपको काम। ठीक है, सारे एग्जांपल लिखने हैं जो मैं बोल रहा हूं आपने। हिंदी में भी इनका यही नाम होता है, मैं इंग्लिश में थोड़ा जल्दी लिख सकता हूं तो इसलिए लिख रहा हूं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। हिंदी में भी इनके यही नाम है, माल्टोज। नेक्स्ट है लैक्टोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ETC। अभी आपको थोड़ा सा नहीं याद करने में मुश्किल होगी, लेकिन आगे मुश्किल नहीं होने की, क्योंकि मैं और इसे फुल डिटेल में बताऊंगा। मैं जिसे पढ़ा रहा हूं वैसे ध्यान से सुनो बस। ठीक है, ये सब एग्जांपल है किसके? कार्बोहाइड्रेट के। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज। एक रेफिनोज भी होता है। बढ़िया। तो भैया कार्बोहाइड्रेट क्या है? वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें कम से कम एक एल्डिहाइड या एक कीटोन समूह। ठीक है, अच्छा सर, बढ़िया सर। एग्जांपल आपके सामने दिए। सर एक का दिखा भी दो कि इनमें एल्डिहाइड है या नहीं है। जैसे ग्लूकोज को पकड़ लो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज भैया होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज भैया होते हैं।
अगर मैं इनकी संरचना आपको बना के दिखाऊं तो ओ एक तो होता है CHO समूह उसमें, और CHOH का होता है होल 4, और एक होता है CH2OH। ये ग्लूकोज भैया होता है, ठीक है। 5 इनमें OH हैं, 4 OH तो ये रहे, ये OH है, इसका 4 का मतलब है कि 4 OH हो गए, एक OH ये रहा, टोटल 5 OH हो गई, और एक CHO समूह हो गया, यानी कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी हो गई, जिसमें मतलब एल्कोहल बहुत ज्यादा हो और कम से कम एक एल्डिहाइड या एक कीटोन हो, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपके स्ट्रक्चर बना के भी आपके सामने दिखा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ स्ट्रक्चर दिख रही है क्या समझ, ठीक है, काफी जगह है, बहुत बढ़िया सर। सर नॉर्मली चीजें हमें दिख रही हैं थोड़ी सी कि इनमें एल्डिहाइड भी है और इनमें अल्कोहल भी है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड या कीटोन समूह होगा, और उनके साथ साथ उनमें अल्कोहल समूह भी होगा, ठीक है। अच्छा सर, सारों में, बिल्कुल सारों में जितने आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की, मैं वापस से इन सब चीजों पे आऊंगा, अभी घबराना नहीं है, स्टार्टिंग में सुन लो बस जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर दूंगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की, देखो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार हम 3-4 तरीके से करेंगे, आसान तरीके से भी और मतलब जितने भी तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले स्वाद के आधार पर, नंबर 1 किसके आधार पर करेंगे हम, स्वाद के आधार पर। जी सर हम खा सकते हैं, बिल्कुल भाई, ग्लूकोज खाते ही हो आप, स्वाद के आधार पर, ये पानी में डाल के पी जाते हो, है ना ग्लूकोज को, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं स्वाद के आधार पर, तो स्वाद के आधार पर दो ही प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। नंबर एक शर्करा, और नंबर 2 अशर्करा, ठीक है। एक तो शर्करा और एक अशर्करा। शर्करा क्या है सर, शर्करा वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, वे सारे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं शर्करा कहलाते हैं, ठीक है सर। अशर्करा क्या है, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन यानी कि इनका कोई स्वाद नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस है, ठीक है, जो स्वादहीन होते हैं। शर्करा कौन, जो स्वाद में मीठे हैं, अशर्करा कौन, जिनका कोई टेस्ट नहीं है। सर एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से, ऑल ऑफ दी अबव मतलब जो ऊपर के हैं ना सबके सब हैं, एक्सेप्ट 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 मतलब छोड़कर, ऊपर के सारे हैं जितने भी अभी ना कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको एग्जांपल दिखाए थे वो सबके सब शर्करा हैं, छोड़ के एक्सेप्ट इन वालों को, किन वालों को, अशर्करा को। अब अशर्करा वाले लिख लो कौन कौन से हैं। अशर्करा में आ जाता है आपका सेल्यूलोज, आपका ग्लाइकोजन, जो लास्ट के 3 लिखे थे ना मैंने वही, एक स्टार्च, ये तीनों कौन से हैं, अशर्करा हैं। इनके अलावा सर जितने ऊपर वाले थे वो सब शर्करा हैं, यानी कि वे सब स्टार्टिंग में जो मैंने आपको लिखे थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना, ये वो सब ग्लाइकोजन, सॉरी गैलेक्टोज, वो सब कैसे थे, शर्करा, यानी कि स्वाद में मीठे थे। और जो ये हैं 3 सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये हैं स्वादहीन, मतलब अशर्करा। आसान हो गया, ठीक है। पहले तरीके से हमने इनका डिवीजन कर लिया है, पहले तरीके से हमने इन्हें बांट दिया है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, दूसरा तरीका काफी खास है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखियो, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है ना फटाफट से उतार लो। तो चलिए बात करते हैं नंबर 2 की, और नंबर 2 है जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन बोल दो या रासायनिक संगठन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। रासायनिक संगठन के आधार पर या फिर जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन का मतलब क्या है, कुछ नहीं, मतलब पानी से अभिक्रिया करानी भाई इनकी, पानी से अभिक्रिया करानी। अगर कोई पानी में घुल जाएगा तो उन्हें क्या बोल लेंगे, घुलने पर कितने अणु दे रहे हैं उसके आधार पर, ठीक। देखो जरा कैसे इनके आधार पर, जल से अभिक्रिया कराने के आधार पर 3 प्रकार के ये हो सकते हैं। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, ये आपने सुना होगा 12वीं के अंदर भी, मोनोसैकेराइड, बहुत बढ़िया। मोनो का मतलब होता है एक सिंगल अणु, ठीक है, एक सिंगल, मोनो का मतलब एक। तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल। यहां से एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है भाई, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं,
तो मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, इनके एग्जाम्पल खास होते हैं, ठीक है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन नहीं होता। सबसे सरल क्या बोल रहे हैं, अमीन के साथ जलसा अभिक्रिया करा रही है। अब ये वाले जलसा अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, ये जलसा अभिक्रिया नहीं करते। इनका सामान्य सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इनका सामान्य सूत्र मैं पहले भी लिख चुका हूं, जो वही है, इनका सामान्य सूत्र C6H12O6 या ये तो नॉर्मल हो गया इनका अणुसूत्र, या CnH2O का होल n होता है। ये है इनका, ठीक है, ये सामान्य सूत्र है, ये नॉर्मल अणुसूत्र है इनका, क्लियर है सबका। मोनोसैकेराइड का सबका अणुसूत्र लगभग यही है, आपका जो सामान्य सूत्र है वो ये है, CnH2O का होल n। सर इसके एग्जाम्पल बताओ, क्योंकि एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, MCQ के क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम्पल से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एक है गैलेक्टोज, ठीक है। तीनों के तीनों का फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6, तीनों का अणुसूत्र एक ही है, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये कौन है, मोनोसैकेराइड, याद कर लो मोनोसैकेराइड, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज को सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है क्योंकि इसी का एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है, इनका जल अपघटन नहीं होता। अच्छा सर, बढ़िया। सेकंड की बात करें, नीचे जगह बच रही होगी आई थिंक, एक बार चेक करूंगा, बहुत है। सेकंड आएगा ओलिगोसैकेराइड। अब ये ओलिगो का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओलिगोसैकेराइड, अब ये क्या केस है सर, देखो जरा, पहले वाले तो एकदम सरल है, इनका जल अपघटन नहीं हो रहा। ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा कि इनका जल अपघटन हो जाएगा, ठीक है, पहली बात हो जाएगा। होने के बाद सर कितने अणु बनेंगे, ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 9, 2 to 9, 2 से 9 अणु, 2 से 9 अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं। यानी कि इनका जब जल अपघटन होगा तो इनसे मोनोसैकेराइड बनेंगे, हाँ बिल्कुल, मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं। दिख रहा होगा इधर है, नहीं दिख रहा तो मैंने बोल दिया उधर है, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड के अंदर वे कार्बोहाइड्रेट आते हैं जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 9 अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं, क्लियर है। अच्छा सर, कैसे सर, इसका एग्जांपल देखो, मैं सबको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे, टेंशन नहीं लेने का, सारी चीजें बताऊंगा एक एक खोल खोल के, ठीक है। एग्जांपल लिख लो, सबसे पहला एग्जांपल आता है सुक्रोज, ओके सर, माल्टोज, ओके सर, लैक्टोज, ओके सर, रेफिनोज, ओके सर, ये रेफिनोज नया है, हाँ ये नया है, मैं पिछली बार लिखवाना भूल गया था, रेफिनोज बोल दिया था लेकिन मुंह से मैंने, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और रेफिनोज, ठीक है सर। तो ये सब कौन से हैं सर, ये सब हो गए आपके ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के बारे में एक खास बात है, मैं अभी बताऊंगा क्या है, पहले इसे एक बार उतार लो, ठीक है, मैं ऊपर का वो रफ करूंगा फिर, क्योंकि मैं सब चीजें एक्सप्लेन करनी है, अभी पूरा नहीं हुआ। एक को तो मैं नीचे समझा सकता हूँ, सुक्रोज को, ठीक है। इन स्टार्टिंग के जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन सबका एक ही सूत्र है, इन सबका एक ही सूत्र है, अणुसूत्र, वह C12H22O11, C12H22O11। इन सब के बारे में अलग अलग से भी पढ़ेंगे हम, इसे क्या बोलते हैं ना, ये चीनी का या शक्कर का फॉर्मूला है, ग्लूकोज मैंने आपको लिखवाया था, ये इसे आप और भी बोलते हैं, रक्त शर्करा भी बोलते हैं, वो सब मैं अलग से लिखाऊंगा जब आगे और पढ़ूंगा, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है सर। इन सबका एक ही फॉर्मूला है, C12H22O11, इन तीनों का, क्लियर है। रेफिनोज का क्या है सर, रेफिनोज का जो आपका फॉर्मूला है वो है C18H32O16, C18H32O16, ठीक है। इतना उतार लो फटाफट से, फिर मैं से रफ कर रहा हूं। चलो अभी मैं अगला पॉइंट बताऊंगा इसी के अंदर, ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या है।
देखो मैंने बोला है कि ओलिगोसैकेराइड में है, जब इनका जल अपघटन हम कराएंगे तो 2 से 9 अणु मोनोसैकेराइड के मिलेंगे। कैसे? देखो सुक्रोज को उठा लो, सबसे पहली रिएक्शन कि सर सुक्रोज को उठा लो। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये सुक्रोज है। इसका आपको जल अपघटन कराना है, मतलब जल से अभिक्रिया करानी है। अब जिस एंजाइम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है उस एंजाइम को हम बोलते हैं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज। अगर आपको ये एंजाइम याद नहीं होता है तो उसका भी सॉल्यूशन है, आप डायरेक्ट H+ लिख दो, अम्ल लिख दो, अम्ल कि भैया H+ है, कोई अम्ल है उसकी उपस्थिति में। ठीक है, अगर आप इन्वर्टेज याद रखते हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट नाम पूछ सकते हैं एंजाइम का। ठीक है, नहीं तो H+ से रिएक्शन हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। जैसी रिएक्शन होगी तो ये मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा। अब मोनोसैकेराइड C6 से स्टार्ट होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पिछले, अभी जब मोनोसैकेराइड पढ़ाया था। ठीक है, उसमें 12 कार्बन है, तो मतलब 2 मोलेक्यूल बनेंगे C6H12O6 प्लस में C6H12O6। एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, दो अणु में टूट गया, 2 मोनोसैकेराइड अणु में टूट गया। चेक करो बैलेंस है क्या? 12 कार्बन है, 6 और 6 12 कार्बन है सर। 22 और 2 24 हाइड्रोजन है, 22 ये रहे और 2 ये रहे, 24 हाइड्रोजन है। 12 और 12 सर 24 हाइड्रोजन। 11 और 1 12 ऑक्सीजन है, 6 और 6 12 ऑक्सीजन है। एकदम बढ़िया बात है। देखा, जैसे ही मैंने इसका सुक्रोज का जल अपघटन कराया तो मेरे पास 2 अणु मोनोसैकेराइड के बने, और मैंने यही भी बताया था कि 2 से 9 अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होंगे जब आप ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन कराओगे। सिद्ध कर दी मैंने बात। अब ये सर इनका नाम क्या है, बने क्या है? जो पहले वाला है ये है ग्लूकोज, एक इनमें एक तो अणु है ग्लूकोज का और एक अणु है फ्रक्टोज का। ठीक है, इंक मैंने डाली हुई है, चलने लगेगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखो चलने लगा, इंक डाली हुई है मैंने इसमें। एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। सही बात है। अच्छा सर, सर माल्टोज का भी करके दिखाओ। ये सुक्रोज था भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सुक्रोज था, जगह नहीं है इतनी तो याद रखो। माल्टोज का भी यही फॉर्मूला है C12H22O11। इसका भी हमें जल अपघटन कराना है। जल अपघटन जिस एंजाइम की उपस्थिति में होगा उस एंजाइम का नाम है माल्टेज। एंजाइम याद रखियो, उसका नाम है माल्टेज। जब माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो इससे भी मेरे पास 2 अणु मिलेंगे C6H12O6 के। कितने अणु मिलेंगे सर? 2 अणु मिलेंगे, और दोनों के दोनों एक के ही होंगे, सामने 2 लगा देना इसके बस, क्योंकि ये जो है एक ही है, इसका नाम ग्लूकोज है। इससे सिर्फ ग्लूकोज बनता है, इससे सिर्फ ग्लूकोज बनता है अधिकतम है। ठीक है, ग्लूकोज। तो दोनों के दोनों अणु ग्लूकोज के बन गए। अच्छा, चेक करके देख लेना, 6 दूनी 12 12 कार्बन हो गए, 12 दूनी 24 24 हाइड्रोजन हो गए, 6 दूनी 12 12 ऑक्सीजन हो गए। इधर भी यही है। ठीक है बात। सर तीसरा दिखाओ, लैक्टोज। देखो जरा, मैं इसे रफ कर दूं, अब इसे रफ कर दूं। ठीक है, तीसरी रिएक्शन, इसका भी फॉर्मूला यही है C12H22O11। अब हम बात कर रहे हैं लैक्टोज की। ठीक है, जल अपघटन होगा और जिस एंजाइम की उपस्थिति में होगा उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज। क्या नाम है? लैक्टेज। अब ये भी इसे 2 अणुओं में तोड़ देगा, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ठीक है ना, C6H12O6। इसमें एक अणु तो होगा ग्लूकोज का और एक अणु होगा गैलेक्टोज का। एक कॉमन बात कि तीनों में ग्लूकोज है, पहले वाले में फ्रक्टोज है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में गैलेक्टोज है। क्लियर है बात? ठीक है सर। लैक्टोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, माल्टोज से सिर्फ ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, अच्छा सर, सर एक रह गया चौथा, जो आपने एक और लिखवाया था, उसे बना के दिखाओ सर। रेफिनोज, जिसका फॉर्मूला था C18H32O16। इसका भी हमने जल अपघटन कराना था। ठीक है, और इसका जल अपघटन किसी अम्ल की उपस्थिति में आप करा सकते हो। ठीक है, किसी अम्ल की। ठीक है सर, कराओगे तो इससे 3 मोलेक्यूल बनेंगे C6H12O6 की। C6H12O6 प्लस में C6H12O6 प्लस में C6H12O6। उधर दिख रहा है क्या सब भाई? ठीक है, सब दिख रहा है, बढ़िया। तो इससे 3 मोलेक्यूल बनेंगे C6H12O6 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 के, और यहाँ पे आपको पानी के 2 अणु लेने पड़ेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें पानी कितना। 18 कार्बन है सर, 6 6 12 और 6 18 18 कार्बन है।
32 ये रहे और 2 दूनी 4, 4 ये रहे, 32 और 4 36, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 या 36 हाइड्रोजन है सर, बैलेंस है। 16 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन रहे, 1 की गुणा 2 में करोगे 2 ऑक्सीजन होगी, 16 और 2 18, 18 ऑक्सीजन है सर, 6 6 दूनी 12, 6 18 सर, 18 ही ऑक्सीजन है, यानी कि पूरी रिएक्शन बैलेंस है। इसमें एक ग्लूकोज भैया है, एक फ्रक्टोज भैया है और एक गैलेक्टोज भैया। मैंने बोल दिया नाम, आप लिख लेना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्लियर है बात? तो इससे तीनों के तीनों बनेंगे। अब मेन पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ध्यान से सुनो। इससे भी मेरे पास 2 अणु बने, इससे भी मेरे पास 2 अणु बने, इससे भी मेरे पास 2 अणु बने। ये 2 अणु है भाई, 2 लगा हुआ है इसके सामने, इसका मतलब 2 अणु है। इससे 3 अणु बने, ऐसे एक और होगा जिससे 4 अणु बन सकते हैं, एक और होगा जिससे 5 अणु बन सकते हैं, एक और होगा जिससे 6 अणु बन सकते हैं। इस तरीके से टोटल 9 अणु तक जाते हैं। आपको सिर्फ यही पढ़ना है 3 तक का, रेफिनोज तक। क्लियर है? ये सिलेबस का है, इतना ही मेरे अभी तक पता चला है, मतलब जो सिलेबस के अंदर का है। अच्छा सर एक पॉइंट बताने वाले थे आप। हाँ, पॉइंट क्या है? हम ओलिगोसैकेराइड को डाई सैकेराइड, ट्राईसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड आदि में भी बांट सकते हैं। सर कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। देखो जरा, आपने जब आईयूपीएसी नाम पढ़े होंगे तो डाई का मतलब आपको बताया होगा कोई चीज अगर 2 बार आई हो, कितनी बार आई हो? 2 बार। ट्राई का मतलब आपको बताया होगा अगर कोई चीज 3 बार आई हो, 3 बार आई हो। टेट्रा का मतलब अगर कोई चीज 4 बार आई हो। इसी तरीके से पेंटा, कोई चीज 5 बार आई हो। ठीक, तो वे सब अणु जिनका जल अपघटन कराने पर 2 अणु बन रहे हैं, जो 2 अणु बन रहे हैं उन सबको बोलते हैं डाइसैकेराइड। ध्यान से सुनो फिर से मेरी बात। ओलिगोसैकेराइड को हम क्रमशः डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड आदि में भी बांट सकते हैं। किस आधार पर? अगर किसी अणु से मेरे पास जल अपघटन कराने से सिर्फ 2 अणु बन रहे, जैसे इससे 2 अणु बन रहे, तो इसे हम बोल सकते हैं डाइसैकेराइड। अगर किसी के जल अपघटन से, किसी अणु के जल अपघटन से 3 अणु बन रहे, जैसे यहाँ पे 3 अणु बन रहे, ग्लूकोज भी, फ्रक्टोज भी, गैलेक्टोज भी, तो उसे हम बोल सकते हैं ट्राइसैकेराइड, क्योंकि इससे 3 अणु बन रहे। ऐसे ही अगर किसी से 4 अणु बन रहे होंगे, 4 अणु बन रहे होंगे, उसे क्या बोल देंगे? टेट्रासैकेराइड। अब उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अगर आपको पूछ ले जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड है, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है आपके एग्जाम के अंदर, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये एमसीक्यू में बीएससी के अंदर। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड का उदाहरण है या डाइसैकेराइड का उदाहरण नहीं है? तो डाइसैकेराइड सब वो होंगे जिनके जल अपघटन से मेरे पास कितने अणु बनते होंगे? 2 अणु बनते होंगे भाई साहब, 2 अणु। और डायरेक्ट आप याद रखो, इसमें एक सुक्रोज है, एक माल्टोज है, एक लैक्टोज, एक सुक्रोज है, एक माल्टोज, एक लैक्टोज है। पकड़ लिया पॉइंट? पकड़ लिया। ट्राइसैकेराइड का पूछ लिया जा तो भैया रेफिनोज है। ओलिगोसैकेराइड भी मैंने फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहां तक कि इनकी रिएक्शंस भी मैंने बता दी कि इससे क्या बन रहा, कौन सा एंजाइम हम ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा काम हमने फिनिश कर दिया। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, फटाफट से उतार लो। तो चलिए, तीसरा जो है वो है मेरे पास पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब जस्ट मैंने अभी बताया था बहुत सारे, और यहाँ पे इस पॉली का मतलब है 9 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से 9 तक क्या आ गए थे सब। अब अगर ऐसे मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन करते हुए 9 से ज्यादा अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त हो, किससे? 9 से ज्यादा, क्योंकि अगर 9 तक प्राप्त हो रहे तो वो तो ओलिगोसैकेराइड के अंदर आ जाएगा। अगर 9 से ज्यादा अणु मिल रहे हैं जल अपघटन करने पर, तो सब किसके अंदर आ जाएंगे? पॉलीसैकेराइड के। चाहे 15 मिल रहे हो, 20 मिल रहे हो, 25 मिल रहे हो, 100 मिल रहे हो, सब किसके अंदर आ जाएंगे? पॉलीसैकेराइड के अंदर। ठीक है, तो जल अपघटन करने पर 9 से अधिक अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बचे हुए जो 3 एग्जांपल है वो इसी के एग्जांपल हैं। जैसे कि एक है मेरे पास कौन सा, आपका स्टार्च, एक कौन है? सेल्यूलोज, और एक कौन है? ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, कर लेंगे। तीनों का फॉर्मूला मैं एक साथ लिखा देता हूँ। स्टार्च का फॉर्मूला जो है मेरे पास वह C6H10O5 का होल एन, C6H10O5 का होल एन। ठीक है, स्टार्च का फॉर्मूला है। सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन का भी यही फॉर्मूला है नॉर्मल। ठीक है, अच्छा सर रिएक्शन करके दिखा दो। देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं किसी अम्ल की उपस्थिति में, इसका जल अपघटन कराऊं, है ना, करा के दिखा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ तो पढ़ा रहे हैं भाई। तो इससे
एन मोलेक्यूल मेरे पास प्राप्त होंगे किसके, C6H12O6 के। कितने, एन। अब एन की जगह कोई एक संख्या होगी जो 9 से ज्यादा होगी। यहाँ पे मान लो इस एन की जगह, मान लो अगर ये फिक्स नहीं है, मान लो इस एन की जगह 20 था, क्या था, 20 था, तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 20 होंगे। तो यहाँ पे भी एन की जगह क्या आएंगे, 20 अणु आएंगे। तो 9 से ज्यादा नहीं होगी 20 अणु। अच्छा ठीक है, तो एन ही रखना आपको, ठीक है, क्योंकि ये ज्ञात नहीं है कितने अणु हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा सर, अब सर ये बैलेंस है क्या, कैसे हुई है सर, ये कैसे दिखाओ, देखो जरा। 6 कार्बन है और 6 की n से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे भी 6 कार्बन है और 6 की n से गुणा कर रहे हैं, सही बात है एकदम। अच्छा सर, 10 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, 10 और 2 12 हाइड्रोजन है और 12 की n से गुणा कर रहे हैं, 12 हाइड्रोजन और 12 की n से गुणा कर रहे हैं। सर 5 ऑक्सीजन और एक ये रहा 6 ऑक्सीजन और 6 की n से गुणा कर रहे हैं, 6 ऑक्सीजन 6 की n से गुणा कर रहे हैं, समझ गए। और ये जो बना है इसे बोलते हैं ग्लूकोज, ये जो बना है इसे बोलते हैं ग्लूकोज। अब मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड बताऊंगा अगले लेक्चर में, हमने सिर्फ विभाजन पढ़ रहे हैं ना, वर्गीकरण पढ़ रहे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों का वर्णन हम कर रहे, तो इसलिए मैं वो चीज अभी यहाँ पे नहीं बता, आगे और अच्छे से मैं बताऊंगा चीजों को कैसे, कि जो ये स्टार्च है ना वो किसका पॉलीमर है, यानी कि बहुलक है। तो जो स्टार्च है वो ग्लूकोज का बहुलक होता है, कैसे है वो सब हम आगे से बताएंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपके रिएक्शन करके दिखा भी दिया, क्योंकि इससे जितने भी, जब इसका हम जलावटन कराएंगे तो इससे सिर्फ ग्लूकोज बनना, सिर्फ ग्लूकोज। अब बहुलक क्या होता है, पूरा मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है कि बहुलक क्या होता है। जब छोटी छोटी चीजें आपस में जुड़ती हैं तो एक बड़े अणु का निर्माण होता है, उसे बहुलक अणु बोलते हैं, ठीक है। ये सब हम आगे बात करेंगे, अभी हम वर्गीकरण की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर के आधार पर, तीसरे आधार पर वर्गीकरण, इसे उतार लीजिए फटाफट। सो चलिए, तीसरा है हमारे पास अपचायक गुण के आधार पर, और ये हमारा आज का लास्ट होगा, मतलब ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, लगभग आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। अपचायक गुण के आधार पर, अपचायक का मतलब आपको पता होगा, अपचायक उन पदार्थों को बोला जाता है जो किसी दूसरे का अपचयन कर देते हैं। अपचयन मतलब क्या होता है सर, अपचयन का मतलब या तो ऑक्सीजन की कमी करना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, या तो ऑक्सीजन को घटा देना या हाइड्रोजन को बढ़ा देना, या अपचयन होता है। आप 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को, ठीक है, बढ़िया। अगर नहीं पता है तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का बढ़ना, ये सब क्या होता है, अपचयन, अपचयन। तो अपचायक गुण के आधार पर कैसे, ये दो प्रकार के हो सकता है अपचायक गुण के आधार पर। एक तो अपचायी शर्करा, यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया पेपर के अंदर, अपचायी शर्करा कौन सी नहीं है, ये वाला बताऊंगा मैं, भी ध्यान से सुनना। अपचायी शर्करा हो सकती है एक तो, और एक अनअपचायी शर्करा। अब अपचायी कौन सी है और अनअपचायी कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। अपचायी शर्करा वे होंगी जो अपचयन कर देंगी, और अनअपचायी शर्करा वे होंगी जो अपचयन नहीं कर देंगी, सिंपल सी बात है। अपचायी मतलब जो अपचयन कर देगी, अनअपचायी मतलब जो अपचयन नहीं कर देंगी, ठीक है। सर अपचयन करेंगे इसका, टोलन अभिकर्मक का। एक अच्छी सी चीज होती है टोलन अभिकर्मक, ठीक है। 12वीं में आपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में बहुत सुना होगा टोलन अभिकर्मक के बारे में, नहीं सुना है तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें नहीं पता कि 12वीं में आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, हम आज के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए, ठीक। टोलन अभिकर्मक, तो पहले इतना लिख लो, जो टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, जो टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। देखो नोट्स ऐसे ही बनाओ क्योंकि आपको एमसीक्यू में काम करना, ठीक है ना, तो जिस तरह पढ़ के आप आसानी से काम कर लो अपना। जो टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, सिर्फ इतना लिखो। इसमें क्या आ जाएगा, जो नहीं करते हैं, खत्म बात, नहीं करते हैं। अब बताओ सर ये टोलन अभिकर्मक क्या है, देखो टोलन अभिकर्मक क्या है, जब इसका नाम आ ही गया है तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अब इसका एक रासायनिक नाम है अमोनिकल सिल्वर क्लोराइड, सॉरी नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलन अभिकर्मक कहते हैं। फॉर्मूला देखो इसका, इसका सूत्र जो होता है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है, Ag2O होता है, ये है भैया, सिल्वर ऑक्साइड कह लो
या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड नॉर्मल फॉर्मूला इसका, ठीक है। वैसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला अलग होता है, इसे हम टोलन अभिकर्मक बोलते हैं। टोलन अभिकर्मक का दूसरा नाम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्मूला Ag2, ठीक है। सर काम क्या है इसका? काम है एल्डिहाइड में और कीटोन में विभेद करना, पहचान करना कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। अच्छा सर ये काम है जी, बढ़िया है सर फिर दो। हाँ अब देखो जरा, मैंने बोला है कि अपचय शर्करा वे सब होंगी जो टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देंगे, तो मतलब कि जितने भी इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे वो सब इससे अभिक्रिया कर लेंगे। हाँ सर कर लेंगे, मैं सिर्फ कर रहा हूं, इतना उतार लो फिर मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूं। देखो कैसे, अपचय शर्करा का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब अपचय शर्करा है, छोड़कर सुक्रोज का ध्यान रखना। सुक्रोज अनपचय शर्करा है, अनपचय शर्करा का एग्जाम्पल है सुक्रोज, और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनअपचायी शर्करा है या कौन सा अपचायी शर्करा नहीं है। तो अनअपचायी कौन सा है? सुक्रोज। या कौन सा अपचायी नहीं है? सुक्रोज। इसके अलावा जितना बचता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, वो सब क्या है? अपचायी। शर्करा की बात हो रही है यहाँ पे, अशर्करा की नहीं। कभी यहाँ पे आप किसे डाल दो, ग्लाइकोजन को, स्टार्च को, सेल्यूलोज को, वो सब क्या है? वो अशर्करा है। यहाँ पे सिर्फ शर्करा की बात हो रही है। सबसे पहले आधार में मैंने आपको वही बताया था कि शर्करा कौन होते हैं? जो स्वाद में मिठे, और अशर्करा जो स्वादहीन होते हैं। यहाँ पे सिर्फ शर्करा की बात हो रही है। और शर्करा में सुक्रोज हमारे पास कैसा होता है? सुक्रोज हमारे पास कैसा होता है? तो सुक्रोज होता है हमारे पास अनपचायी शर्करा। बाकी वे सब भी अनपचायी है, ठीक है ना, वे भी अनपचायी है, वो भी इसके साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है सर। रिएक्शन करके दिखाओ। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा था, CHOH का होल 4 और CH2OH। ये सर Ag2O के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, बिल्कुल Ag2O के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। अब ये टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा, तभी तो ये अपचय शर्करा कहलाएगा। ये टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा, तभी तो ये अपचय शर्करा कहलाएगा। अपचयित कर देगा मतलब अपचयन कर देगा, और अपचयन का मतलब क्या बताया था? या तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ सकता क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीजन हट जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हट जाएगा, हटते ही कहाँ जाएगा? इसके पास। हटते ही कहाँ जाएगा? इसके पास। इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये इसका अपचयन कर देगा, टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा, इसलिए अपचय शर्करा कहला रहा है। लिख देते हैं टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, और खुद का ऑक्सीकरण कर लेगा। CHO के ऑक्सीकरण से बनता है COOH, यानी कि ये जो ऑक्सीजन था ना, ये निकलेगा यहाँ से और यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा COH, बाकी सब सेम। सामने क्या बचा? 2 Ag बचे सर, Ag, तो 2 Ag निकल जाएंगे। अब ये जो Ag है इसे बोलते हैं रजत दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं रजत दर्पण। तो वे सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो इस टोलन अभिकर्मक को इस तरीके से अपचयित कर देते हैं, जो रजत दर्पण बाहर निकाल देते हैं, उन सबको बोलते हैं अपचय शर्करा, और जो ऐसा नहीं कर पाते उन सबको क्या बोलते हैं? अनपचय शर्करा। अनपचय शर्करा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सुक्रोज, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सुक्रोज, ठीक है। उम्मीद है बड़ा अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर आपको, ठीक है। एक लेक्चर हम फिनिश कर चुके हैं, 2 से 3 लेक्चर और हम बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट को कितने तरीके से बांट सकते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पूरा का पूरा ग्लूकोज खत्म कर देंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, क्या इसके भौतिक गुण हैं, क्या इसके रासायनिक गुण हैं, रिएक्शंस क्या क्या हैं इसकी, ये किससे बनता है वो तो मैंने आपको आज ही लिखवा दिया, जिससे बनता है वो तो आज ही लिखवा दिया, है ना भाई। जो सॉरी स्टार्च से बनता है, स्टार्च से बना के दिखाया था मैंने अभी रिएक्शन में, ठीक है ना। सुक्रोज से बनता है, वो भी रिएक्शन करके दिखा दी थी। माल्टोज से बनता है, वो भी रिएक्शन दिखा दी थी। ग्लाइकोजन से बनता है, वो भी रिएक्शन दिखा दी थी। हालांकि मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, वो सेम चीज आपको रिपीट करनी है। तो ग्लूकोज का पूरा हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको सबर नहीं आ रहा है, अभी पढ़ना है, तो ऑलरेडी मैंने ग्लूकोज के ऊपर लेक्चर डाला हुआ भी है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्लास 12 की केमिस्ट्री की नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ग्लूकोज की अभिक्रियाएं डाली हुई है। 2 लेक्चर हैं, दोनों आप देख सकते हो। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। और सभी अपने जितने भी स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स हैं ना, अपने BSc सेकंड सेम के सबके पास शेयर कर दो, अपने कॉलेज में व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दो, ताकि वो भी आसानी से पास हो सके। 75 के 75 MCQ फोड़ के आएंगे, ये ध्यान रखना नोट्स के अंदर से ही, ठीक है। बढ़िया है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।